चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। पीछे वालों मेरी आवाज आ रही है? तो कल हमने आपके सब्जेक्ट्स के बारे में बात किया था, आपको थोड़ा ब्रीफिंग की थी सब्जेक्ट्स के बारे में कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताया गया था। जैसे अलग सब्जेक्ट्स आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस सब के बारे में, और आपने क्या क्या चीजें बताया कि टॉपिक्स कैसे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आज हम उसी चीज को लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस, आप जानते होंगे कि दो ऐसी संस्थाएं हैं इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट करती हैं। ठीक है, तो एक है यूपीएससी। यूपीएससी क्या है, फुल फॉर्म किसी पता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? संघ लोक सेवा आयोग। चलिए, दूसरा है यूपीपीएससी। क्या है? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। बिल्कुल सही कहा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो इसमें जो पेपर आपके होते हैं, जो आपका पेपर आपको कराया जाता है, सिविल सर्विस का एग्जाम कराया जाता है, सिविल सर्विसेज का आपका होता है। और अगर हम बात करते हैं यूपीपीएससी की बात करते हैं, तो इसमें आपका पेपर जो होता है वो किसका होता है? आपका पीसीएस का एग्जाम होता है यहाँ पर आपका। तो एक कैटेगरी कहा जाए कि यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, आपके दोनों पेपर के अंदर एक आपका प्रीलिम्स होता है, पता होगा आप लोगों का, जो कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। जानते हैं ऑब्जेक्टिव? सबको पता है इसके बारे में? चलिए, और एक आपका होता है मेंस होता है, और फाइनल क्या होता है आपका? इंटरव्यू। तो ये कहा जाए कि कुछ तीन ऐसी स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और आपका इंटरव्यू। अब हमारे सामने ये आती है कि प्रीलिम्स के बारे में हमने सुना है कि हमें क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है, किन किन चीजों पे हमें फोकस करना है। क्योंकि अब आपकी जो शुरुआत हो रही है वो शुरुआत हो रही है कि हमें किन किन चीजों पे फोकस करते हुए उन चैप्टर्स पे या उन टॉपिक्स पे, और क्या चीज हमें पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है। जैसे हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, प्रीलिम्स के दो पेपर होते हैं। एक आपका पेपर होता है जनरल स्टडीज का, किसका होता है? और एक होता है सी सेट का। क्या मुझे बता सकते हैं कि जो लोग क्वालिफाइंग होते हैं मेंस के लिए, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? जीएस का, सी सेट का? कौन सा होता है? सी सेट का। सी सेट नहीं होता है, जनरल स्टडीज का होता है। आपको जनरल स्टडीज में आपको ध्यान रखिएगा इसी के नंबर के बिहाफ पर। ठीक है, सी सेट जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको क्वालिफाई करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? पीछे तक आवाज आ रही है? ठीक है, ध्यान देखिएगा, सी सेट जो आपका होता है क्या होता है? क्वालिफाई। आपको क्या करना है? इसको क्वालिफाई करना है। ठीक है, मेन जो आपका होगा वो आपका जनरल स्टडीज का आपका होगा। जनरल स्टडीज में जो मैंने आपको कल कुछ सब्जेक्ट्स बताया था, आपको याद होगा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट। ठीक है, अभी ये भी आपके हैं इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो ये सारे चीजें आपके लिए क्या है? एक इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको क्या करना है? इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इनको कैसे पढ़ें, कैसे इनको समझें, इनके बारे में, तो उसके लिए अगर आपको ध्यान रखिएगा, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस पेपर को क्रैक करना है, पेपर को क्रैक करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है आप लोगों के लिए रीडिंग और दूसरा है राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग। अब आप कहेंगे राइटिंग का काम क्या है? देखिए, जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे, तो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद आपके सामने आता है मेंस का। जैसे अभी हाल में अगर मैं बात करता हूं, यूपीएससी की बात करता हूं, या मैं पीसीएस की बात करता हूं, जिसका पेपर आपका अभी मई में हुआ था। ठीक है, और इसका जो मेंस का पेपर है वो सितंबर में है। तो अब आप खुद सोचो कि क्या इन चंद महीनों में आप मेंस की तैयारी कर पाओगे? आपके लिए कम से कम इसके लिए पहले से प्रैक्टिस चाहिए होगी। आइए आइए, आपको इसके लिए पहले से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
और प्रैक्टिस करने के लिए पहले हमें उसको रीडिंग करनी है, समझना है और फिर उसको राइटिंग करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए रीडिंग करना। हमारी आदत छूट चुकी है रीडिंग करने की। यस और नो? बहुत सिंपल सी बात है। क्या आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? डेली पढ़ते हैं? कितने लोग डेली पढ़ते हैं यहाँ पे? आप पढ़ते हो? आप पढ़ते हो? क्या पढ़ा मैम आज की न्यूज में आपने? कोई बता सकते हैं? सर, मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उसके बारे में पढ़ा, फ्रंट पेज पे उसके बारे में आपने पढ़ा। ओके, आपने क्या पढ़ा? आज नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा बताइए फिर? पढ़ नहीं पाए थे? कल तो पढ़ा होगा। ये सर, कल तो हमने पढ़ा था आपने। अच्छा, क्या पढ़ा बताइए, क्या न्यूज थी? सर, सीमा हैदर अली। अच्छा ठीक है जी, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। आपने बोल तो दिया सीमा हैदर अली के बारे में, ठीक है। आपको उसमें ट्विस्ट आ रहा है कि क्या ये यहाँ की बहू है, ये वहाँ की बहू है, तो आपको उसमें ट्विस्ट आ रहा है, ठीक है, उसमें पढ़ लिया। चलिए, और कौन था जो पढ़ती न्यूज़पेपर? और भी कोई था ना, क्या हुआ, कहाँ गए? अभी तो आप लोगों ने हाथ रेस किया था। अरे बोलो भाई, आप थे मैडम शायद। बताइए क्या पढ़ा आपने? बोलते हैं आपसे। टमाटर के रेट पढ़े आपने? अच्छा, टमाटर के रेट आपने पढ़े। चलिए, ओके। और कौन? हाँ जी जी, बताइए मैम। किसके बारे में? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में पढ़ा। अच्छा, वेरी गुड जी मैम। पानी बढ़ता जा रहा है यमुना का, ठीक है। तो ये चीज जो न्यूज है आप लोग मुझे समझा रहे हो, जैसे मैडम ने एक सीमा हैदर के बारे में कहा, टमाटर के बारे में कहा, आपने मणिपुर के बारे में, हिंसा के बारे में बताया, और कोई न्यूज अभी आ रही है हाल फिलहाल में? किसकी? मिल्की वे। क्या है मैम? अभी आ रहा, अभी आता हूँ, अभी एक ही करके बोलिए, ठीक है। ठीक है, गुड। हाँ बताइए। ओके, चलिए, यस मैम, पीछे बताइए, कुछ कह रहे थे आप? चंद्रयान के बारे में आपने पढ़ा? क्या पढ़ा चंद्रयान के बारे में आपने? कहाँ पहुंच गए? अगली कक्षा में पहुंच गए। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने बताया कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या नहीं पढ़ रहे। ये जो क्वेश्चन, जब आपका आप तैयारी करते हो ना किसी भी एग्जाम की, सिविल सर्विस एग्जाम तैयारी करते हो ना, तो उसमें आपको पहले तो थोड़ा आपको हेडलाइन नहीं पढ़नी है। आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे और उन वर्ड्स को समझना है। जैसे कोई भी न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर के, जैसे मैडम ने बताया चंद्रयान के बारे में। अब चंद्रयान में लैंडर क्या है, रोवर क्या है, इलिसा क्या है, रैम क्या है, ये जो शब्द आपके हैं, ये जो आपके शब्द हैं, वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। टमाटर के रेट आपसे नहीं पूछेगा, टमाटर के रेट आपसे नहीं पूछेगा, और नहीं आपसे सीमा हैदर के बारे में आपसे पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा, जैसे एक मणिपुर में हिंसा हुई। अब मणिपुर में हिंसा क्यों हुई, क्या हुआ ऐसा कि वहां पर एक हिंसा हुई? हिंसा एक हुई क्योंकि हिंसा काफी महीनों से वहां पर एक हिंसा चली आ रही थी, लेकिन उस हिंसा का होने का पीछे कारण क्या था? आपने देखा कि एक ऐसा दिखाया गया वीडियो, जो वीडियो था जो गलत तरीके से दिखाया गया वहां पे, ठीक है। उसकी हम यहाँ पे एक तरीके से उसका विरोध करते हैं कि इस तरीके से घटनाएं वहां पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था, उसका बैकग्राउंड जाइए। बैकग्राउंड कैसे, कि वहां पे जनजाति, मणिपुर में क्या है, वहां पे जनजाति का विरोध चल रहा था। वहां के हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया गया और उसमें यह कहा गया कि भाई हम इस समुदाय को क्या करते हैं, यहाँ पर जनजाति जनजाति की मान्यता करते हैं। तो उसका विरोध हुआ वहां पे, उसके विरोध में वहां पे दंगे हुए, उसके विरोध में तमाम घटनाएं वहां पर हुई, तो मणिपुर का ही हो गया। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि मणिपुर राज्य कब बना?
समझे मेरे क्वेश्चन को आप लोग? जब आपके कोई चीज करंट आपका बनना है तो उस करंट से संबंधित क्या क्या चीज बन सकती है, वहां का राज्य कब बना, वो किस राज्य से अलग हट के बना, ऐसे जो क्वेश्चन आपके आते हैं ये डिटेल आपको पढ़ना है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपने जो भी क्वेश्चन आपने यहाँ पे अराइज किया न्यूज के बारे में कि हमें क्या पढ़ना, तो उस राज्य के बारे में जानिए, उस राज्य में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, वहां का जो प्राकृतिक चीजें हैं वो क्या क्या चीजें हैं, तो ऐसी चीजें आपको पढ़ना है आपको राज्य के बारे में, ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, पता है आपको? राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम क्या बोलते हैं आपका, हाँ जी, केबुल लामजाओ, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। केबुल लामजाओ जो है वो वहां दुनिया का सबसे बड़ा। अब देखिए मणिपुर के बारे में हमने एक घटना देख ली, लेकिन मणिपुर के बारे में हम फिर हमारा दिमाग चलना है कि मणिपुर क्या है, मणिपुर कब बना, राज्य कब बना, मणिपुर के बारे में, तो ऐसी चीजें को आपको यहाँ डिफाइन करना है। उससे आपको क्या होगा कि आपकी जो जो समझने की जो है वो एक तरीके से क्या होगी, विकसित होगी, आप समझ पाओगे, आपको इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आएगा कि अच्छा ये भी तो चीज है, उस स्टेट के बारे में भी पढ़ना है। क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको एक डेटा बनाना है। आपने अगर मणिपुर पढ़ा, मणिपुर वाले लिखिए, आज ही से लिखना शुरू कर दिए, ये लिखने की आदत आपको सफलता पहुंचाएगी। राइटिंग स्किल्स, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स में आप आते हो ना, प्रीलिम्स आपको ऑप्शनल होता है, आपको ऑप्शन लगाना 1 2 3 4 यही तो है आपके सामने, आपको लगाना है यहाँ पे, आपको ओमार सीट को फिलअप करना है आपको। लेकिन जब आप यहाँ से उठकर यहाँ पर आते हैं, यहाँ होती है आपकी असली लड़ाई, वो होती है स्किल्स की, वो होती है लिखने की, कि क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, और लिखने की कला किस तरीके से होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग लिखते हैं, ऐसे आपने बहुत चीजें कॉपी भरी होंगी एग्जाम में, भरी होगी सबने, हाँ है ना? तो अगर आपने भरी हैं तो क्या लगता है कि आपसे, देखो हम सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज के पेपर में हमने बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक तरीके से हिसाब खाना पूर्ति है, भर दो कॉपी, मानते हैं ना? बहुत सारी चीजें होती हैं फैक्ट्स पे चलती हैं आपकी, लेकिन यूपीएससी से नहीं चलता है, आपका सर्विस कमीशन चलता है। यहाँ पर आपकी जो कॉपी चेक करते हैं वो उन यूनिवर्सिटीज के रिटायर्ड प्रोफेसर्स होते हैं, वो लोग आपकी लिखने की कला देखना चाहते हैं, कम शब्दों में ज्यादा चीज बयान कर सके। अब कम शब्दों में कैसे बयान कर सकते हैं, कैसे हो सकता है, तो अब क्या बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बनाइए, उसके लिए डायग्राम बनाइए। जब आप इन सब चीजों पे आप काम करोगे ना तो चीजें आपके लिए अपने आप सहज हो जाएंगी, लेकिन ये खुद करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप प्री के बाद, प्री क्वालिफाई करने के बाद, देखिए प्री का जो हम नंबर की बात करते हैं, इसका थोड़ा कैटेगरी अलग है, इसके नंबर अलग हैं, यहाँ पर थोड़ा अलग है आपका, ठीक है। अभी मैं आऊंगा कि किसका क्या क्या पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चंस आपके आते हैं और क्या क्या नंबर हमें क्वालिफाई जरूरत होती है। अगर मैं 2022 की बात करता हूँ, 2022 की अगर बात करता हूँ यहाँ पर, तो जैसे आप जानते हैं कि आपके यूपीएससी में प्री में कितने क्वेश्चंस आते हैं, पता है किसको, कितने क्वेश्चंस आते हैं? हाँ जी, बताइए 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 बताइए। 150 आते हैं, चलिए। और यूपी पीएससी में? वेरी गुड, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं और यूपीपीएससी में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 150, ठीक है। अब इसमें भी क्योंकि ये क्वेश्चंस, ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, अगर आप नंबर की बात करते हैं तो नंबर जो होता है वो उनकी वेटेज होती है 200 मार्क्स, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ये आपके क्वेश्चन आते हैं जीएस के पेपर 1 में, जहां आप तैयारी करते हो, हिस्ट्री पॉलिटी सब पढ़ते हो ना आप लोग, वो चीज आपके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रीलिम्स में आपके अगर 100 क्वेश्चन यहाँ पर है, 100 क्वेश्चन आउट ऑफ 200, और 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का पेपर है आपका। अब अभी तक हमने जो एनालिसिस किया है, मतलब एनालिसिस का मतलब ये है कि जो भी हमारे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रही है उसके हिसाब से 90 से ऊपर वाला कहीं ना कहीं सेफ है। मैं जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी। तो 90 के आसपास कहीं ना कहीं वो क्या है, सेफ जोन है, जिसके 90 नंबर यहाँ पे आ रहे हैं वो सेफ है, ठीक है।
अब 90 नंबर का मतलब ये नहीं कि तुक्का मानना है आपको, बहुत सोचना है, क्योंकि वहां जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो क्वेश्चंस आपके आते हैं कि मान लीजिए आपको 4 सेंटेंस आपको दे दिए, ठीक है, 4 सेंटेंस में आपको ये पता करना कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है या गलत है। ध्यान रखिएगा यूपीएससी में 2 चीज आती है, डू नॉट और नॉट, ध्यान रखिएगा। वहां पर क्वेश्चन में लिखा होता है, कभी कभी हम क्वेश्चन जल्दबाजी क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी रीडिंग स्किल्स को डेवलप करिए। वहीं पे लिखा होगा डू नॉट या फिर डू, दोनों चीजें होंगी। अगर आपने लगा कि डू नॉट को लग रहा कि तो सही है और आपने गलत कर दिया, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। मैंने आपसे पहले कहा था कि ये जो एग्जाम है आपका धैर्य की परीक्षा लेता है, धैर्य की। प्रीलिम्स जो आपका है वो धैर्य की परीक्षा आपका लेगा, आपके हर एक क्वेश्चंस को क्या करेगा, वो प्रॉपर तरीके देखेगा कि आपके अंदर कितना धैर्य है। वही परीक्षा आपकी होती है कि आप किन किन शब्दों को पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए वो रीडिंग है, इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, इसकी आदत डालिए, डेली पढ़ना है। हाँ जी, आपका लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। देखो इंग्लिश है और थोड़ा सा इश्यू रहता है बरेली में, क्योंकि बरेली में वैसे न्यूज़पेपर तो हिंदू है, ठीक है। द हिंदू थोड़ा सा लेट यहाँ बरेली में आता है, यहाँ तो मैंने देखा है द हिंदू बेस्ट माना गया, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या वो थोड़ा डिले आता है। आपका ये कर सकते हैं, आप हिंदू अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आइए मैडम टाइम से आई करिए, ठीक है। इसके अलावा एक गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, अगर हमको नोट चाहे कर सकते हैं, जो लोग इंग्लिश मीडियम से मुख्य में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, जितने भी हमारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं ज्यादा द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस को रिकमेंड करते हैं। और मैं सभी से चाहूंगा एक और वेबसाइट है, अगर आप नेट चलाते हैं, नेट का इस्तेमाल करिए, पीआईबी। पीआईबी सुना आप लोगों ने? कोई जानता है पीआईबी क्या होता है? किसी को पता है इसके बारे में? एग्जैक्टली ये गवर्नमेंट का एक ऐसा ऑथेंटिक, इसको बोलते हैं ऑथेंटिक आपका, इसमें आपको सारी चीजें पता चलेगा कि गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम्स आई हैं, गवर्नमेंट के, मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स, कुछ ऐसे मैं बता रहा हूं जिनको आप फॉलो करते रहिए डेली बेसिस पे। एक और गवर्नमेंट की वेबसाइट है माई जीओवी, माई जीओवी एक वेबसाइट है, आप उसको फॉलो करिए, वो भी हेल्पफुल है आपके लिए। उसमें आइए माई जीओवी, ठीक है, माई जीओवी वेबसाइट है। इधर आ जाइए, इधर एक बजे की क्लास है, कल से मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगी, 1 बजे के बाद नहीं आया तो मैं एंट्री बंद करवा दूंगी कल से। 1 बजे मतलब 1 बजे आधा आपको पढ़ा दिया गया, पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं, कल तो सभी 1 बजे आएंगे, 1 बजे से पहले सभी हम क्लास में प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। तो माई जीओवी है, ऑल इंडिया रेडियो, ये सुने आप लोगों ने? आप सुना रेडियो सुनते होंगे लोग। ये मैं आपको वो सोर्सेज बता रहा हूँ जिस सोर्सेज के आप चीजों के माध्यम से आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज मिल सकती है। जैसे उसमें आपका करंट अफेयर से आपको तैयार हो जाएगा, आपकी रीडिंग के बारे में आपके जो पॉइंट्स है वो आपको डेटा मिल जाएगा, और मैं अभी होगा तो आपको मैं बता दूंगा कि क्या क्या हमें कैसे पढ़ने, और जो बुलेट पॉइंट्स आपके, बुलेट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेंगे आपके लिखने की कला, कि क्या हम लिख रहे हैं उसके बारे में। जैसे अभी एक रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, नीति आयोग जानते हैं आप लोग? कोई बताएगा नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग सुना? नीति आयोग कितने लोग पहली बार सुने नीति आयोग? सबने सुन रखा है? सबको पता है? आपको नहीं पता, कोई बात नहीं।
नीति आयोग सुने? अच्छा, नीति आयोग किसकी जगह लाया गया? हाँ जी, पंचवर्षीय योजना आयोग की जगह आपका नीति आयोग लाया गया। ठीक है, अब नीति आयोग की कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आपकी होती हैं जो यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो एग्जाम में पूछता है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि कोई क्या चीज हमें, तो ऐसी रिपोर्ट्स आती है, जैसे अभी हाल में रिपोर्ट आई है नेशनल पॉवर्टी, गरीबी के बारे में। कौन सा राज्य सबसे ज्यादा, उस राज्य में सबसे ज्यादा गरीब पाए जाते हैं? एक ये हो गया आपका, किस राज्य में सबसे कम गरीबी है। ठीक है, और गरीबी के नापने का क्या मापन है, कैसा गरीबी आप नापते हो? तो नीति आयोग द्वारा एक क्या होता है, सूचकांक दिया जाता है। अब जिसमें दो राज्य का नाम आया, एक राज्य का नाम आया उत्तर प्रदेश का और एक आया बिहार का। अब मैं आपसे कहूं कि क्या आया है उत्तर प्रदेश के बारे में और क्या है बिहार का, क्या न्यूज है, कोई बताएगा इसके बारे में? चीफ अभी पूछता हूं। हाँ जी, ओके, सबसे कम है पूरे भारत में, सबसे कम हुई है। चले आप बताइए। उत्तर प्रदेश में जो नीति आयोग के द्वारा उसमें कम गरीबी देखी गई है, ये गरीबी का आराम से कम हुई है गरीबी। चलिए और बताइए, कोई किसी ने पढ़ा रिपोर्ट के बारे में? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। नीति आयोग ने जो रिपोर्ट निकाली है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट है, वो उसके आधार पर रिपोर्ट जारी की है। और उस रिपोर्ट में उसने ये कहा है कि बिहार जो है, जितने भी हमारे प्रदेश है जहां पर सबसे तेज गिरावट आई है गरीबी के अंदर। मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं बोल रहा हूं प्रतिशत, परसेंटेज। मैंने यहाँ पे नंबर परसेंट नहीं कहा, मैंने क्या बोला यहाँ पर, परसेंटेज कहा। लेकिन मैं जब उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश उस राज्य में है जहां पर सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। तो समझ में आया अंतर क्या है? अब आप देखिए क्वेश्चन नहीं बन सकता आपका कि भाई राज्य डाल दिया, सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश है, प्रतिशत में मध्य प्रदेश है तो नहीं है। आपने पढ़ा बिहार है ना, आपने लिखा है ना बिहार वहां पे, तो वो आपके काम आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ पर्सन मतलब लोग, जनसंख्या के हिसाब से बात करते हैं तो कौन सा राज्य अव्वल दर्जे पे है, तो उत्तर प्रदेश है। वहां हो सकता है पेपर में आपको राज्य बदल देगा, तो मैं इसलिए कह रहा हूं वहां पर आपको ये लिखना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत। ये प्रीलिम्स की मैं बता रहा हूं आपको, प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स में आपका यही चीजें फैक्टर काम आपके आएंगे प्रीलिम्स में, और वही चीज आपके काम आएंगी। तो ये तो जो मैं आपसे कहा, इसमें दो करंट बचता है, एक आपका क्वेश्चन बन गया आपका इकोनॉमिक्स का और एक बन गया आपका करंट अफेयर्स का। ये लिंक है, जो आप सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, और मैं गारंटी लिख के कह रहा हूं आने वाले जो भी पेपर आप दोगे उसमें यही क्वेश्चन आपका आने वाला है, क्योंकि कुछ चीजें हमें एनालिसिस हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसी तरीके से ये तो रहा राष्ट्रीय स्तर पर, एक और रिपोर्ट आती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, पता है इसके बारे में? वो भी आती रिपोर्ट, और वो देता संयुक्त राष्ट्र देता है, यूएनओ, उसका कार्यक्रम है यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और जो डेटा आपका देता है उसका नाम है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसको बोलते हैं बहुयामी सूचकांक, गरीबी सूचकांक। मल्टी मतलब यहाँ पर बहुयामी गरीबी सूचकांक। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको एक रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है। उसमें भारत के बारे में क्या कहा गया? भारत के बारे में यह कहा गया है कि 2005-6 में भारत की जो आबादी थी उसमें 55% लोग गरीब थे। मेरी बात समझिएगा, वो 2005-6 की मैं बात कर रहा हूं, और 2019-21 की बात करता हूं, तो मात्र जो है आपके 16% लोग क्या गरीब हैं। मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूं, मैं सुनना, मेरी बात को सुनना, मैं क्या कह रहा हूं
प्रतिशत और नंबर में आसमान का अंतर है। यहीं पे ही आप फंस सकते हो, आप यहीं फंसोगे। तो जहां आपको रिपोर्ट्स मिलती है उस रिपोर्ट के बारे में लिखिए, पढ़िए और लिखिए। जहां आपके रिपोर्ट्स के बारे में दे रखा है कि भाई ये रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तो हमने पढ़ नीति आयोग की होगी, ठीक है, और एक रिपोर्ट किसकी होगी आपकी, ठीक है। पीछे जो लोग बैठे ना, समझ में आ रहा है, सबसे पीछे क्लियर हो रहा है। देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस आपके होते हैं ना, वो चीज आपसे पूछेगा, यही चीजें होती हैं। रिपोर्ट किससे जारी की, 2010 में बना। अब ये कैसे निकालते रिपोर्ट, एक क्वेश्चन यही बन गया, भाई आधार क्या है गरीबी का। क्या मानते हैं कि सड़क पे जो भी आपसे भीख मांग रहा हो गरीब है, सब मानते हैं इस चीज को। क्या लगता है आपको कि गरीबी कैसे हम मापते हैं? आप तो देखते हैं ना कि बहुत सारे मंदिरों के बाहर, जो भी हमारा किसी भी पब्लिक जगह जाते हैं, आपको लोग भीख मांगने मिल जाते हैं, तो क्या आप उनको गरीब मानते हो? आप कैसे गरीबी बताओगे? हाँ जी, पर कैपिटा इनकम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और बताइए कोई, इधर वाले लोग भी बैठे हैं, साइड वाले कल चुपचाप बैठे हुए थे, पंखी हवा खा रहे हैं, या समझ में नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही क्या? बोलो। देखो मैं आपसे ना वो चीज बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, वो पूछेगा क्वेश्चन। ये जितने आयोग हैं ये इतने शरीफ नहीं होते हैं, इनके अंदर बदमाशियां होती हैं। आपको उसमें आपको रिझाएंगे कि आप गलत करो। आपका डेटा, आपका लिखा हुआ वही आपके काम आएगा, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि भाई हमें क्या लिखना है, क्या हमें पढ़ना है। अब आपको इतना क्लियर हो कि हमारे लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, हमें इतना क्लियर हो गया। हमें सीमा हैदर की लाइन नहीं पढ़नी है, हमें टमाटर से रेट हमसे पूछेगा नहीं कि ये बताओ कि जुलाई के महीने तुम्हारे घर टमाटर आए कितने रेट आए थे, ये पूछेगा आपसे? नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ ये पूछा कि ये शायद कभी पूछ ले कि टमाटर महंगे हुए तो कैसे हुए, वो एक अलग रीजन है, वो पूरा एक चैप्टर है मुद्रास्फीति, आप उसको जब समझोगे तो चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको समझना, इस तरीके से चीजों को आपको समझना, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को एक आईक्यू टेस्ट करना चाहता हूं, आईक्यू टेस्ट एक ऐसी जनरल टेस्ट है। आप लोगों ने बहुत सारे, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े सभी लोग होंगे यहाँ पे, ठीक है। एक छोटी सी बात है, एक बहुत मैसेज चल रहा है बहुत दिनों से कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल देंगे। सुना है आप लोगों ने? सुना नहीं सुना? 15 लाख की बात सुनी थी आप लोगों ने? किसी ने किसी भाषण में सुना था कि 15 लाख रुपए डाल देंगे? नहीं सुना था? सुना था किसी? कितने लोग सुना था? हाथ रेस करिए। आपने सुना था कि 15 लाख की बात हुई थी, 15 लाख डाल दो, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। आप सोचो, मैं मान लेता हूं कि ठीक है कि आपकी बात को सुनते हुए शायद मैंने ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं शायद मैंने ये कहा कि हो सकता है कि आपके देखते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके अकाउंट में 15 लाख छोड़िए, चुनाव आने वाले हैं, 50 लाख डाल देते हैं। कैसे लगा सुन के? कैसे लगा सुन के? अरे अच्छा कुछ तो बताओ, आप लोग बता ही नहीं रहे हो। खुशी हो रही है आपको? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मान के चलते अगर परिवार में 4 लोग तो होंगे कम से कम, 3 4, तो आप सब करोड़पति हो गए हाथ से, हो गए नहीं हो गए? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे क्यों मैं कह रहा हूं ना, इसके पीछे भी एक कहीं ना कहीं टॉपिक है। अब सबसे पहले उस पैसे करेंगे क्या? जी मैडम आप बताइए, क्या करेंगे पैसे का? आप प्लॉट खरीदेंगे? अच्छा आपने सोचा कि मुझे रियल एस्टेट में पैसा लगाना है, चलिए ठीक है, वेरी गुड। और किसी क्या प्लान है? क्या वो पैसे अच्छे नहीं लग रहे क्या, वापस ले लें? कुछ तो बताओ, कोई बोल नहीं रहा। आप बोलो बोलो, अपनी बातें खोलो। क्या लेंगे मैडम? आप ऑडी लेंगे, मतलब आप कार लेंगे, चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात है। और बताइए,
बिजनेस इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। और बताइए बताइए। हाँ जी, सूद पे उठाएंगे। आपको मालूम है ये इलीगल है, पता है आपको? ठीक है, ये चीजें इलीगल है। चलिए ठीक है, और बताइए। बस इधर वाले लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको पैसे नहीं चाहिए क्या? वापस ले लें क्या? इधर बताइए, सबसे लास्ट में बैठे, मैं सबसे लास्ट में गेट के पास, क्या करेंगे? कुछ ही सोचा, घर लेंगे। चलिए बैठ जाइए। तो आप सबने अपने अपनी चॉइस बताई, किसने घर गाड़ी जो भी आपने कहा सब कुछ आप करेंगे, ठीक है। देखो ये आपको लग रहा है कि कितना आसान है कि हम अपनी डिजायर पूरी करेंगे। हम सब ने अपनी अपनी डिजायर बता दी कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। आप सबने बता दिया अपनी, ठीक है। अब आप ऐसा तो नहीं, अब पैसे हो गए तो भाई अब जो पैदल आते थे पैदल तो आएंगे नहीं, अब पैदल आएंगे। आप क्या करेंगे, फटाफट एक ऐप डाउनलोड करेंगे, ओला उबर जो भी है, जो चलता है आमतौर पे, ओला चलता है बरेली में, तो आप उस कैब को बुक करेंगे। अब तो पैसे आ गए ना, कल पैसे नहीं थे। अब आप सीधे गाड़ी रुक जाइए, पहले जाएंगे तो पहले पहुंच तो जाइए पहले। ये पैसे सिर्फ मेरे पास नहीं है, ये सबके पास है। इस हिंदुस्तान के हर एक जनता के पास ये पैसे पहुंच चुके हैं, सबके पास पैसे, ठीक है। तो हो सकता है मैं मान के चलूं कल से आपको बिरयानी मिलेगी 1%, क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं पढ़ाई के लिए, पढ़ाई हम बाद में करें, कल पैसे नहीं लेते हैं। 1% दिमाग में ख्याल आएगा नहीं आएगा? चीजें आए ना, आएगा ना ख्याल? छोड़ो यार, बाद में देखेंगे, एक पैसे देखते हैं, आएगा दिमाग ख्याल, ठीक है। आप अपनी डिजायर पूरी करेंगे, जो भी आपने सोच रखा आप सबको पूरी करेंगे, ठीक है। लेकिन जाने के लिए तो आपको साधन चाहिए। आपने कैब बुक करी, कैब ड्राइवर ने आपकी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया, बोले हम नहीं जाते। ऑटो वाले का हाथ दिया, वो ही हम नहीं जाते, क्योंकि वो किसकी गाड़ी चलाते हैं, किसकी चलाते हैं, किसके लिए बताइए? अच्छा, किसान फार्मर फार्मिंग करता है, किसान किसानी किसके लिए करता है? यहाँ बहुत सारे किसान परिवार से भी होंगे, किसके लिए करता है? अनाज उगाएगा, पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात है, उसका घर चलेगा। एक मजदूर जो आपके अलग अलग जो जगह है वहां पे मजदूरी करता है, वो किसके लिए बैठता है वहां पे? पैसे के लिए बैठता है। कल से वो मिलेगा आपको वहां पे? कल से किसान किसानी करेगा? ये पैसा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छी तारीफ कर रहे थे पैसों की। जी मैम, क्या नहीं है? 50 लाख का मैंने, हाँ आपकी आवाज लाख का मैंने, हाँ जी। तो सिंपल सी बात है, जब आप इस चीज को आप समझो ना, चीज को कि भाई क्या हो रहा है, ये आप कैसे हो रहा है, तो आप इसको सोचो ना। अब इससे कितनी महंगाई बढ़ जाएगी। यही काम किया था जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने, पता आपको? यही काम किया था जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने, यही आपसे काम किया कि भाई हमें जो है ना पैसा दे दो। उनका पैसा लो, गरीब क्यों पैसा लो। पता चला कि मम्मी ने कहा बेटा 1 किलो आलू ले आओ, अच्छा मम्मी 10 किलो पैकेट हो जाता। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने उन्हें ये कहा, हमारी जो मुद्रास्फीति है, महंगाई दर पहुंच गई 100% के ऊपर, क्योंकि वो अनकंट्रोल हो गई। मैं इसलिए आपको मैं समझा रहा हूं इन चीजों को लेते हुए कि किस तरीके से यहां पर चीजें हमारे लिए अनकंट्रोल होती है। तो पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाइए, मेहनत से कमाइए, वो फलेगा आपको। लेकिन इस तरह से पैसा कभी नहीं फलेगा। ये तो मैं छोटा सा उदाहरण दिया है, और महंगाई जब बढ़ जाती है कम हो जाती है, लगता है आप लोगों को? आज से 2 साल पहले जो आप ठेले पे गोलगप्पे खाए होंगे किसी ने, वो रेट महंगे हुए कम हुए? तो आपके लिए महंगाई पड़ेगा, कितना महंगा हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये पैसा कभी भी मेहनत से कमाइए, मतलब आपको इक्वलिटी की बात करते हैं तो समानता कैसे मिली जाए, बराबर से पैसा डिवाइड मिले। इसलिए सरकार द्वारा जो गरीब तबके लोग होते हैं, जैसे एक स्कीम सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सुना इसके बारे में आपने? क्या सुना इसके बारे में बताइए जी, बताइए, अच्छा लग रहा बताइए, कोई बता दे। अच्छा आप बताओ, हाँ बताइए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी मैम,
ओके, और बढ़िया। और बताइए कितने लोग पहली बार सुना किसान सम्मान निधि? जितने गांव के लोग पता सबको होगा, आई थिंक पता तो होगा सबको। जो लोग यहाँ पे ग्रामीण इलाके से हैं इन्हें पता नहीं पता है? नहीं पता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2000 रुपए आते हैं साल में 3 बार। अब याद आ गया, अब याद आ गया। अब आपको देखिए ये चीजें आपको पता तो है, पैसे आते हैं, लेकिन योजना नाम नहीं पता आपको। अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, यूपीएससी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कितने रुपए आ रहे, नहीं पूछेगा। वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि इस योजना का फायदा क्या है किसानों के लिए। क्वेश्चन मेंस में पूछेगा आपसे। क्या लगता है? और चलिए ठीक है, ओके। और बताइए, आप लोग अपने विचार रख सकते हैं कुछ वर्ड से। आप नो, आपको क्या चाहते हो स्टेप्स में? हाँ जी, नहीं। अब आप खुद सोचो, मैंने आपसे स्कीम का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सरकार की स्कीम है। 2018 में सरकार 2018 में सरकार ने उसको लॉन्च की, ठीक है। यूपी के गोरखपुर से उसको शुरुआत की गई, किसानों को दी गई, जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन थी उनको सरकार ने दी। ये सारी चीज सही है, लेकिन इसका प्रभाव पड़ा किस पे? प्रभाव पड़ा हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे, मतलब रूरल इकोनॉमी पे। कैसे? क्योंकि इसके पैसे पहुंचने से भले वो 500 रुपए प्रति माह हो, अगर 6000 का आप डिवाइड करेंगे आपको 500 रुपए ही मिलेंगे, लेकिन आप खुद सोचो कि 500 रुपए उसको मिल रहे हैं, प्रति माह मिल रहे हैं, तो उसकी जो परचेजिंग पावर है, जो खरीदने की शक्ति है, किसी चीज की खरीदने की शक्ति, वो क्या होगी? बढ़ेगी। और इससे क्या फल फूलेगा? इससे फल फूलेगा आपका गांव के स्तर का बाजार। आपको पॉइंट पता चला? एक योजना का प्रभाव कैसे होता है ना, यही काम होता है आपके सिविल सर्विसेज का, कि एक योजना लोगों के या उस जगह की अर्थव्यवस्था पे कैसा उसका असर होता है, यही चीज हमें समझाती है, लिंक करती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ या ना? तो मैंने आपसे क्या कहा कि देखिए एक योजना थी, जिसका मैंने आपसे कहा कि ठीक है आपको मालूम पैसा मिल रहा है, लेकिन क्या उससे किसानों को पैसा आया? वो क्या करेगा पैसे का? वो अपनी जरूरत चीजों को खरीदेगा। गांव में बाजार लगती है, पता है ना इसके बारे में? गांव में बाजार लगती है, आपको पता होगा इसके बारे में। उसमें आप जाते हो, हफ्ते में एक दिन बाजार लगती है, पता सबको होगा, साप्ताहिक बाजार बोलते हैं उसको हम। इससे क्या होगा कि हमारी रूरल इकोनॉमी वो बढ़ेगी, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक योजना नहीं होती है, वो उसके बारे में कैसे नीचे आ सकते हैं वहां के लोग। फिर जब आप मांग बढ़ेंगे तो आपूर्ति बढ़ेगी, भाई जब लोग सामान खरीदेंगे तो लोग सामान लेके भी आएंगे, तो गांव की जो अर्थव्यवस्था, जो हमारी रूरल इकोनॉमी, वो नहीं बढ़ेगी। बोलिए, यही चीजें होती हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपसे जितने भी आगे हुए पूछेगा, आपको ये डिसाइड करना इसका सही कॉन्सेप्ट है, लेकिन तभी हो पाएगा जब आपने उसको पढ़ा हो। ऐसे नहीं कि सर ने पढ़ा दिया आज खत्म करते हैं। आपको आदत बनानी है, आदत समझते हो? जैसे हम आदत उठते हैं कि हम नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, ऐसी ही आदत आपको बनानी कि हमको ये डेली पढ़ने हैं, हमको डेली अखबार को समझना है, ठीक है। कितने लोगों ने वर्ल्ड बैंक के बारे में सुना? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, हिंदी बोलते विश्व बैंक, सुना सबने? इधर वाले लोगों ने बिल्कुल नहीं सुना। आपने क्या सुन रखा बेटा? आप बताओ, आराम से बताओ, कोई बात नहीं। आपने क्या सुन रखा अभी तक? आपको क्या लग रहा है ये चीजें समझ में आ रही हैं, ये ऊपर से भाग रही हैं? ये दरवाजा खोला जाने दो, बाहर आ रही है? क्या लग रहा है आपको? जमा होती हैं? चलो आपके विचार कोई बात मान लेते, कोई बात। इधर जो स्विच के पास बैठी मैडम, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। आप मैडम क्या समझ में आ रहा है अभी तक आपको? क्या चीज समझे अभी तक? वो समझ में आ रहा है? आप कल भी थे?
अच्छा, तो क्या चीज समझ में आपको लग रहा है? कुछ चीज समझ में आ रही है? फायदा लग रहा है चीजों को लेके? ये क्लासेस जो आपको मिल रही हैं, कुछ लग रहा है बेनिफिट हो रहा है? पक्का? दबाव में आराम से बोलिए, पक्का? चलिए, तो वर्ल्ड बैंक सुना, विश्व बैंक? अच्छा, आपका खाता है, अकाउंट है, बैंक अकाउंट है आपका? किस बैंक में है? बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे पैसे होंगे। चलिए, मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, मेरा क्वेश्चन ये कि एक बैंक खाता, बैंक अकाउंट हम सबके पास होंगे, या ऐसा कौन सा खाता नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है? ऐसे लोग हैं यहाँ पे? 1 2 3। हमारे मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम चलाई थी, जनधन योजना, तो आप तो खुलवा लो थे। स्कीम पुरानी हो गई है, आप ही के काम आएगी, सेविंग्स, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैडम क्या लगता है कि ये हमारे खाते खुलते हैं, क्या इस खाते खुलने से हम कंट्री की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था, आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आपका? हिंदी मीडियम में। आपके खाते खुलने से देश की अर्थव्यवस्था में आपका हिस्सेदारी है? कैसे? सेविंग होती है, ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं? अभी नहीं करते, कोई बात। तो क्या लगता है, सबको लगता है कि जिनके खाते खुले हुए हैं, आर यू पार्टिसिपेटेड, क्या आप देश की इस अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी करते हैं? सबको लगता है ऐसा? हाँ या ना? चलिए, अच्छी बात है, लगता है, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, आपके अकाउंट्स, आपके खाते देश की अर्थव्यवस्था में एक हिस्सेदारी लेते हैं। बैठ जाइए। आपका अकाउंट बस ये नहीं कि मम्मी पापा पैसे भेजेंगे रख लेंगे, तो कहीं से पेमेंट आएगा उसे रख लेंगे, नहीं, उसका मतलब ट्रांजेक्शन करना, इकोनॉमिकल चीजों को कंट्रोल करना, ये चीजें हम सिखाती हैं। इसलिए मैं उन चीजों के बारे में आपको बता रहा हूँ, बेसिक चीजें हैं, मैंने आपको कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बताया, मैं वो बता रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक चल रहा है। तो आपको ना पहली चीज देखिए, घबराना नहीं, आपको बिल्कुल सोचो कि मैं कल, क्योंकि कल मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको बताए थे, मैं गांधी से ले गया था आपको, बहुत सारे लोग शायद उसमें वो हो गए थे कि अरे इतना पढ़ना है, तो सब कुछ है, आपको मिलेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, ये नहीं कि पहली छलांग लंबी मार देंगे फिर फिसल ना जाए। आराम से धैर्य रखिए, बहुत बहुत आपको धैर्य की जरूरत है। इस अगर आप इस सेक्टर की तैयारी सोच रहे हैं इसके बारे में, तो प्रीलिम्स क्लियर हो गया सबको? प्रीलिम्स के बारे कैसे क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ या ना? कितना क्लियर हो गया? इस बार कितने आने वाले 2024 में कितने लोग प्रीलिम्स निकालेंगे? इसमें डाउट है अपने आप में? कितने लोग निकालेंगे? बाकी लोग क्या हुआ, डाउट है अपने आप में? निकालेंगे प्रीलिम्स? मेहनत करेंगे मेरे साथ? पक्का करेंगे? मैं आपको मेहनत खूब कराऊंगा, मैं आपको मेहनत खूब कराऊंगा, आपको जो मुझसे नोट्स चाहिए मैं आपको नोट्स दूंगा, आपको हर तरीके से सहायता करूंगा मैं। लेकिन मुझे ना, हिंदी मीडियम वाले आप दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान पढ़ सकते हैं, उसका फंक्शन होता है एडिटोरियल, एडिटोरियल पार्ट आता है, आप उसको पढ़िए। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलूं? चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो दैनिक जागरण या आपका दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, इन अखबारों को पढ़ सकते हैं। उसमें एक पेज होता है, मैं कल आपको दिखा दूंगा, अगर मैं क्लास होगी दिखा दूंगी कौन से पेज आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, जो आपके काम आएगा। एक होता अर्थ जागरण, अर्थ, उसको जरूर पढ़ना है, डेली पढ़ना है, वो क्वेश्चन आपके आएंगे, वहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है, इस तरीके से चीजें आपके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। तो सब पढ़ेंगे? पक्का पढ़े? हाँ जी मैम। अच्छा, ऐसे क्या खास हो जाऊंगा? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, तो आपको आइए आइए आइए, इधर आइए मैम, इधर आइए, हाउस फुल है मैम, बैठे। जी मैम, थोड़ा ऊंचे सर में, क्योंकि यहाँ भी डिस्टेंस है। गवर्नमेंट मनी फ्लो कंट्रोल करती है। मेरा क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप? थोड़ा थोड़ा सा खड़े हो जाइए, हो गया? हाँ जी, ठीक है,
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अभी मैं समझ गया आपके क्वेश्चन को कि कैसे कंट्रोल करते हो, बहुत बढ़िया। चल अभी ये बता, बैठ जाइए, बहुत अच्छी लगा मैं क्वेश्चन। आप लोग उधार देते हैं? उधार, लोन, ठीक है, उधार देते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है, उधार देते हैं आप लोग, उधार लेते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे जो उधार लेते हैं, देते नहीं कोई? और कितने ऐसे हैं जो उधार दे देते भूल जाते हैं? कुछ भी नहीं है। आप कैसे मैडम, पैसे भूल जाते हैं के? कितना उधार चल रहा है? LIC, LIC काम करते हैं? ओके गुड। तो सर ऐसा है कभी-कभी कोई किस्त हमें दे देता है तो हम भूल जाते हैं। आप भूल जाते हो, वो भूल जाते हैं? नहीं, हमने जैसे उनका जमा कर दिया प्रीमियम। अच्छा, फिर वो देना भूल जाते हैं तो इधर हम भी देना भूल जाते हैं। मैडम सबसे पहले आप मेरा कराइए आप इंश्योरेंस, ठीक है, मैं आप भूल जाओगे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए। और कितने लोग हैं ऐसे लोग जो देखिए भूल जाते पैसा? तो मेरे पापा है, वो कभी मतलब किसी को दे देंगे तो उसे कभी वापस लेंगे नहीं, चाहे उन्हें कितनी भी नहीं दो, घर पे जाए खा लेंगे, किसी के पास होती होती। वो आपके फैमिली मैटर है मैडम, अब हम इस तो फैमिली मैटर है। तो मैं नहीं, पापा देते हैं। हाँ पापा फैमिली तो हैं, ठीक है, चलिए। अब मैम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जो इसको तो बोलते हैं हिंदी में तरलता, लिक्विडिटी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिक्विडिटी और हिंदी में बोलते हैं उसको तरलता। होता क्या है कि जब मार्केट में फ्लो ऑफ मनी होता है उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं? एक RBI, जैसे बैंक हम लोग उधार लेते बैंकों से, जिससे लेते बैंकों से, सबको पता है ना? पीछे आवाज आ रही है मेरी? हम लोग उधार लेते हैं बैंकों से लेते हैं, ठीक है, लेकिन बैंक किससे लेता है? किससे लेता है? पक्का? RBI फुल फॉर्म क्या है? नोट कौन छापता है? पक्का? मैंने नोट की बात की, RBI। पता चला मैं सिक्के वाला सिक्के ना मारता हूं वहां से, ठीक है, तो कौन छापता है? RBI छापता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? यहाँ पे बैंक के नोटों को आपका छाप, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि RBI ना देखता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा जा रहा है या कम जा रहा है। ज्यादा जाने का मतलब ये होता है कि जब पैसा मार्केट में ज्यादा जाएगा तो ये बिल्कुल तय है कि महंगाई बढ़ेगी। क्यों जाएगा? जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि सबके पास पैसे आ गए, कितने रुपए आए थे अभी? तो चले गए 50 लाख रुपए, तो आपने सबने अपनी ख्वाहिश बता दी, मैं आज ये खरीद लूंगा, मैं ये खरीद लूंगा, सब बताया। लेकिन उससे क्या हुआ कि महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी? उससे क्या मिला? महंगाई आपकी। तो आदमी चेक करता है, पैसा ज्यादा जाना वो भी गलत है, पैसा कम होना वो भी गलत है। तो इसमें क्या होता है कि RBI इसको चेक करता है, इसको बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट होता है इसमें हमारा जो, हाँ जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा अभी आऊंगा, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें बैंक जो है RBI से उधार लेता है। क्या लेता है? हम किस उधार लेते हैं? बैंक किससे लेता है? ठीक है, तो दो चीजें हैं, या तो वो रेट को बढ़ाएगा या तो रेट को कम करेगा, या जैसे चल रहा चलने देगा। अब रेट के बढ़ाने से असर क्या पड़ा, ये बहुत बेसिक समझिएगा उसको। आपने बैंक से लोन ले रखा है जिसकी मासिक किस्त है 2000 रुपए, कितनी है? RBI को लगा कि बाजार में पैसा ज्यादा आ रहा है, उससे वो आपसे पैसा लेगा, तो पैसे लेने के लिए क्या करेगा? वो रेट को बढ़ा देगा। जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज दर है, उसको क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो जो आप पहले 2000 रुपए बैंक को दे रहे थे, सबको समझ में आ रही मेरी बात? पीछे वाले, ठीक है, अब वो दे रहा है 2500 रुपए। कितना दे रहा है? 2500 रुपए। तो 2500 रुपए जब आप ज्यादा दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपकी जेब से पैसा क्या हो रहा है? लिया जा रहा है। अब आप खरीदारी ज्यादा करें कम करेंगे? क्या लग रहा है इधर वाले को?
मैडम जो उधर बैठे हैं बीच में पंखे नीचे, हाँ जी हाँ जी, क्या लग रहा है? पहले आप 2000 दे रहे थे और 2500 दे रहे हो, क्या लग रहा है आपको? खरीदारी कम करें ज्यादा करेंगे? खर्चे कम करेंगे ना, बैठ जाइए। खर्चे क्या करें? कम करेंगे, क्योंकि हमारा एक अमाउंट बैंकों पे जा रहा है, वो बैंक हमसे छीन रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है मैडम? इसको बोलते हैं लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना, मार्केट से छीनना, ये आरबीआई का काम होता है। ठीक है, अब जब उसको ये लगता है कि यार ठीक है, ये दो ठीक है, पैसा नहीं है लोगों के पास। जैसे जब कोविड आया था, कोरोना का जब काल आया था, तो उसको मालूम था कि लोगों को पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं होगा तो मैं कैसे चीज खरीदूंगा, और जब मैं खरीदूंगा ही नहीं तो बाजार में मांग कैसे आएगी, डिमांड कैसे आएगी? तो उसके लिए उसने क्या किया? रेट को कम कर दिया। क्या कर दिया? रेट के कम करने से क्या हुआ कि जो आप पहले 2000 दे रहे थे, अब आप 1500 रुपए दे रहे हो। कितना पैसा बच रहा है मैडम? क्या करेंगे 500 रुपए का? खुशी करेंगे? 500 ऐश करेंगे? हाँ जी, क्या करेंगे? शॉपिंग करेंगे? चलिए, कुछ भी करेंगे, मतलब आप अपनी डिमांड बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले पैसा भी लिमिटेड था ना। एक सैलरी क्लास पर्सन तो ये सोचेगा कि मेरा पैसा बच रहा है तो मैं अपनी डिमांड बढ़ाऊंगा ना, मैं कुछ और चीज खरीदूंगा। तो मेरी बात समझ में आई? और किसी का डाउट क्लियर हुआ? जब बैंक लोन ज्यादा बांटेगा, महंगाई बढ़ेगी, तब आरबीआई रेट बढ़ाता है। टमाटर का रेट, टमाटर रेट क्या चल रहा है? 60 70 पर केजी, पर केजी, पर केजी, पर मैडम 5 किलो की तरफ से। चलिए ठीक है, तो ये जो चीज हम सुन रहे हैं आपके बारे में, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये चीजें हैं, आपको समझ में आ रहा है मेरी बातें? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? देखो बहुत बड़ी ये होंगी चीजें बड़ी, लेकिन हमको बिल्कुल समझना बिल्कुल ग्राउंड लेवल। जब चीज को प्रैक्टिकली समझेंगे ना, चीजें अपने आप सामने आएंगी। अब क्लियर हो सबको हो गया रेपो रेट के बारे में? पक्का? चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया रेपो रेट के बारे में। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक्स में, जब आप इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे तो उसमें ये चीज आपको पढ़नी है। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स आपकी आती हैं, लिखने की कला। अब ये तो हमने पढ़ तो लिया कि हमें पढ़ना है, लेकिन लिखना कैसे है, लिखने की कला। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अपनी चीजों को डायग्राम से एक्सप्लेन करिए। आपने साइंस के डायग्राम बनाए होंगे बचपन में, अच्छा लगता था। कितने लोगों को आर्ट का शौक था, आज भी करते हुए आर्ट करते हैं आप लोग आर्ट, और अच्छी बात है, अच्छा लगता सबको करना। उससे क्या होता है, कम शब्दों में हम अपनी बात को कह देते हैं। जैसे आजकल ज्यादा इमोजी, आपकी भाषा में इमोजी, कि अगर आपको दुख देना, किसी को दुख की बातें हैं तो 2 आंसू टपका दिए कि भाई मुझे बहुत दुख की बात लगी, तो सामने समझ गया ना। अगर आपको किसी ने कहा कैसे हो, आपने ऐसे कर दिया, तो आप समझ गया ना, नमस्ते कर रहा है वो दूर से, तो आप समझ गए ना, चीजों समझे मेरी बात को। तो वही चीज है, यूपीएससी के जो टीचर्स जो होते हैं ना, जो कॉपी चेक करते हैं मेंस की, वो गलती नहीं कोशिश करते कि जब आप किसी चीज को कम शब्दों में और अच्छी तरीके से समझा देंगे तो उनको वो उतना ही अच्छा लगेगा, वो उसको उतना ही अच्छी तरीके से उसको यहाँ पर समझेंगे। तो ये फायदा होता है। एक तरीके से आपको सोचो, कम शब्दों में बयान कर दिया, आपने अच्छे से बनाया, आपसे पूछा गया कि भाई ये बताइए एक तरीके से कि मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन से रेट्स होते हैं, आपने उसको रेट लिखा नहीं, उसको कम डिजाइन बना के समझा दिया कि भाई ये रेपो रेट होता है। जो इकोनॉमिक्स में मालूम होगा, जो नहीं घबराइए मत, सबको हो जाएगा। ठीक है, ये उसका होता है, ये इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से आपके लिए चीजें क्या होंगी, आपके लिए आसान होंगी और सहज होंगी, आप उसको समझा सकते हैं। किसी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रहा तो मैप बना दिया, उसको इंडिकेट कर दिया कम शब्दों में। इससे क्या होता है कि कम शब्दों में हमने यहाँ पर अपनी बात को बयान कर दी और सामने वाले को समझ में आ गई भाई ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कल कहा था एटलस रखिए, कहा था मैंने आपसे, लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से लोग वो सिर्फ यहाँ तक रही होगी। एक ही एटलस आपकी कंबाइंड होती है, पूरी मिल जाएगा। ठीक है,
उसका आपको कंबाइन आपको मिल जाए। ठीक है, एटलस के बारे में, तो एटलस के बारे में चीजें हैं, उसको रखिए। ये ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपके लिए ही अच्छा लगे, यार पढ़ रहे हैं इसको। एटलस हो गया, ठीक है, डायग्राम बनाने की कोशिश करिए अपने कम शब्दों में। ठीक है, मैं आपको हर तरीके की मदद करूंगा, नोट्स के माध्यम से मदद करूंगा। आप इकोनॉमिक्स में जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, वो हाँ वही माइक्रो मैक्रो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ने की आदत बनाइए। जितना ज्यादा आप चीजों को पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए चीजें सहज होंगी। पढ़ेंगे सब लोग, सब लोग पढ़ेंगे। पढ़ाई से घबराना नहीं है। कोई आपको कठिन शब्द मिल रहा है ना, उसको लिख लो कहीं पे। उस समय हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि यार ये मैंने क्या शब्द पढ़ लिया। घबराना नहीं है, क्योंकि कोई भी सिविल सर्विसेज कोई बनता है, कोई भी आईएएस बना है, आपने बहुत सारे आईएएस टॉपर सुने होंगे, और आप ये भी जाना कि पिछले कई सालों से लड़कियां टॉप पर आ रही हैं, रैंक 1 पे। सुना होगा, पहले हम टीना डाबी सुना होगा। अभी कौन आई है और बताइए, बताइए बताइए बताइए, और कौन टॉपर? हाँ जी, आवाज नहीं आई। इशिता किशोर, रिया। इससे पहले कौन थी? श्रुति शर्मा। तो लड़की लड़कियां आ रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस बार भी जो अगला और 2024 में से निकले ना, वो लड़की ही निकले, और मैं चाहता हूँ यहीं से निकले। करेंगे मेहनत? सब लोग करेंगे। हम हर तरीके से आपके साथ हैं, हर तरीके से आपको सब बताएंगे कि कैसे चीजों को हमें समझना है। एक ही करके चलिए, ज्यादा तेजी मत चलिए, कहीं पैर ना फिसल जाए आपका। चोट लग जाती है तेजी में, और थकान भी जाती है ज्यादा। तो मेंटेन करिए, अपने टाइम को मेंटेन करिए। मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बता रहा हूँ, अगर हो सके तो उन बुक्स को परचेज कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो या उनको ऑनलाइन मंगा लीजिएगा। मैं कुछ बुक्स के नाम बता रहा हूँ आपको जो आपके काम आपके आएंगे। पहले लिखिएगा यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस लिखिएगा। देखिए करंट अफेयर, सबसे पहले करंट इवेंट्स या करंट अफेयर्स। उसके बाद आवाज नहीं आ रही, करंट अफेयर, करंट अफेयर। उसके बाद भारतीय इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये जीएस पेपर 1 के बारे में जो मैं आपको बता रहा था आपको। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन उसको बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। नेक्स्ट लिखिए इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत, विश्व और भारत की भूगोल। ठीक है, उसके बाद लिखिए इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद लिखिए इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, अर्थशास्त्र और सामाजिक विकास। ठीक है, उसके बाद लिखिए इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स के बाद। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज लिखेगा, पर्यावरण, लिख लिया पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी एक पॉइंट लिखा था इंग्लिश के लिए, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव। ठीक है, उसके बाद लिखिए जनरल साइंस, जनरल साइंस। ठीक है, सामान्य विज्ञान। इसमें जो यूपीएससी में पूछता है वो पूछता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन जो
स्टेट सिविल सर्विस के होते हैं, चाहे यूपी का है या बिहार का है, कहीं का भी है, वो आपसे जनरल साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो करंट से लिंक मिलेंगे, करंट संबंध का, ठीक है। अब देखिए सी सेट के बारे में। सी सेट जीएस पेपर 2 बोलते हैं उसको, सी सेट को। सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रेशन, मतलब पैसेज, पैसेज देखिए पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रेशन, आरसी उसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। रीडिंग कॉम्प्रेशन जो पैसेज आपके होते हैं वो। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। उसके बाद लिखिए रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, तर्क शक्ति, तर्क शक्ति। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब डिसीजन आपके सामने जो परिस्थिति आएंगी उसके बारे में आपको बताना कि क्या हो सकता है, तर्क मिलेंगे, स्टेटमेंट मिलेंगे, आपको बताना कि क्या सही है क्या गलत है, इस तरीके से, इसी सेट का है। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तर्क तरीके से डिसीजन, आपका जो फैसला है उसके आधार पर आपको तय करना है कि क्या सही है क्या गलत है, ये रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद लिखिए मैथ, जो मैथ आपकी 10th लेवल की आएगी, मैथ जो सीसेट का पेपर होगा 10th लेवल की मैथ पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। डाटा इंटीग्रेशन, डीआई जानते हैं आप लोग, देखिए उसमें क्या होता है, आप उसमें आपको ग्राफ मिलेंगे इस तरीके से, और आपको ऐसे आंसर बताने होंगे इसका सही आंसर क्या है ग्राफ में। ये मैथ का पार्ट होता है, मैथ का मैथमेटिक्स का पार्ट होता है डीआई का, तो ये सब सी सेट में आपको मिलेगा, सी सेट का, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स का। अब डालेगा मेंस का पैटर्न, यूपीएससी मेंस, यूपीएससी मेंस। देखिए यूपीएससी का मेंस का जो पेपर होता है वो टोटल नंबर होता है 1750 का होता है, ठीक है। 1750 1750 का आपका होता है, ठीक है। सबसे पहले आपका दो पेपर होते हैं इसमें, जो क्वालिफाई का होता है, पेपर 1 पेपर 2 जो क्वालिफाई का आपका होता है। इसमें एक कोई भारतीय भाषा और एक इंग्लिश का, आप ये क्वालिफाई का होता है, इसका पेपर आपका होता है पेपर ए, उसमें आपको कोई भी भारतीय भाषा हमारी है उसमें आप कुछ लिख सकते हैं, और एक होता है इंग्लिश का पेपर आपका होता है। तो पेपर ए, पेपर बी जो होता है वो इंग्लिश का होता है, और पेपर पे एनी इंडियन लैंग्वेज, जैसे हिंदी है या बंगाली है या जो भी आपकी भाषा है उस भाषा का पेपर आपका होता है मेंस के अंदर, ठीक है। तो लिखिएगा पेपर ए इंडियन लैंग्वेज क्वालिफाई, सिर्फ क्वालिफाई होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते आपके, ठीक है। पेपर बी इंग्लिश, ठीक है। ये पेपर होता 300 नंबर का, ध्यान रखिएगा 300 नंबर का पेपर आपका होता है ये, ठीक है। उसके बाद जो पेपर शुरू होता है जहां से आपके नंबर काउंट होते हैं, अभी तक ये पेपर थे मेंस के काउंटेबल नहीं थे, एक एमसीक्यूज और आपके और लिखना होता है इसके अंदर, आपका क्वेश्चन आपका रिटन होता है, रिटन पूरा रिटन चलता है। नेक्स्ट लिखिएगा पेपर 1 ऐसे, आप ऐसे किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी में चाहे इंग्लिश में, ऐसे होता है जो 250 नंबर का आपका पेपर होता है, 250 नंबर का। इसमें देखिए जब ऐसे हम लिखते हैं ना तो हमें कुछ ऐसे शब्द याद करने हैं, क्योर्स बोलते हैं उसको, मतलब कुछ ऐसे किसी महान व्यक्ति द्वारा लिखे गए शब्दों को, अरस्तु द्वारा, अंबेडकर द्वारा, वो डिपेंड करता है। उसमें आपको टॉपिक 5 ऐसे आपको लिखने होंगे, 5 ऐसे में से बताना होगा कि कौन सा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट लिखिएगा पेपर जीएस पेपर 1, जीएस का पेपर 1, जीएस पेपर 1 ऐसे लिखिएगा। जीएस के 4 पेपर होते हैं,
GS1, GS2, GS3 और GS4। उसके बाद ऑप्शनल पेपर आपके होते हैं। ऑप्शनल दो होते हैं, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। तो जो जीएस का पेपर आपका होता है वो बेसिकली हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे होता है। ठीक है, पेपर 1 किस पे होता है आपका? हिस्ट्री और ज्योग्राफी। लिख लीजिएगा, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इसमें आर्ट एंड हिस्ट्री में आपका आर्ट एंड कल्चर सब आपका आ जाता है। ठीक है, और जब पढ़ेंगे तो चीज आपको क्लियर आपको हो जाएगी। 250 नंबर का जितने पेपर आपके आएंगे 250 नंबर के आपको सारे आएंगे। ठीक है, उसके बाद लिखिए जीएस का पेपर 2 जो पॉलिटी, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। पॉलिटी में आपका सब आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन सब आपका पार्ट आएगा। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। उसके बाद लिखिएगा जीएस का पेपर 3। ठीक है, समझ में आ रहा है इधर लोगों को? पीछे वालों को समझ में आ रहा है? ठीक है, अब लिखिए जीएस का पेपर 3। लिखिए ये जो होता है इकोनॉमिक्स और आपका इन्वायरमेंट का पेपर आपका होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट और आपका जो इन्वायरमेंट है उसका पेपर आपका होता है। तो लिखिएगा इकोनॉमिक का डेवलपमेंट, अर्थशास्त्र, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। प्राकृतिक आपदा, इसको बोलते हैं आपदा। प्राकृतिक आपदा जो होती है उसको कैसे मैनेज करते हो, कैसे प्रबंधन करते हो उसका। उसके बाद लिखिएगा पेपर 4, ये सब 250 नंबर के आपके होंगे, 250 नंबर के साथ। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा इथिक्स। ई मैं लिख रहा हूं, एथिक्स। देखिए एथिक्स का जो पेपर आपका, एथिक्स जो पेपर आपका होता है एथिक्स का, ये बेसिकली आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक प्रशासक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्योंकि आपके सामने जो समस्या अगर आती है तो उसको कैसे आपको रूलिंग करोगे। कोई कुछ करता है तो उसके सामने, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होता है कि जैसे मान के चलिए आप सिविल सर्वेंट है, आप किसी एरिया के एसडीएम हैं और आपके सामने एक बहुत भीड़ आ रही है, उसको कैसे शांत करोगे उस भीड़ को। प्रशासन का काम सब आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, पता होगा सबको, तो उसको कैसे शांत करोगे। तो ये सारी चीजें आप इस पेपर में पढ़ते हैं जिसको एथिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अब ये तो हो गया हमारे जीएस के पेपर। ठीक है, उसके बाद ऑप्शनल होता है जो आपके सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। आप जो भी ऑप्शनल लोगे ये डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शनल कौन सा है। ठीक है, जैसे आप अगर ऑप्शन लेना चाहते हैं, आपका हिंदी साहित्य है, या किसी का इकोनॉमिक्स है, या किसी का हिस्ट्री है। ठीक है, पहली बार किसी के उससे मत आना, जो अपना दिल कर उस पर चलो और पहले समझो उसको, सिलेबस को रीड करो। ऑप्शनल बहुत जरूरी होता है क्योंकि ऑप्शनल का जो पेपर आपका होता है वो आपको, वही आपको स्कोरिंग हो सकता है आपका। ये डिपेंड करता है कि आपकी लिखने की कला क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 पेपर होंगे, ऑप्शन पेपर 1 और 2, 2 होंगे आपके पेपर। और हर सब्जेक्ट का आपका होता है। जैसे बहुत सारे लोग लेते हैं जो सिविल सर्विस में जाते हैं, एक होता है लोक प्रशासन, उसको बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पबेड बोलते हैं उसको। ठीक है, शॉर्ट टर्म में पबेड नाम से कहा जाता है। इसकी किताबें आपकी आती हैं अलग। कुछ लोग बायोलॉजी के होते हैं, वो एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं। कुछ लोग अगर साहित्य के हैं, जैसे इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश लेंगे। तो ये डिपेंड करता है, कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आप चूज करेंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए। तो अभी मैं चाहता हूँ कि अभी आप ज्यादा ऑप्शंस पहले प्रीलिम्स फोकस करिए। आपका ऑप्शन क्या है साइड में रखिए। ठीक है, तो इन सब के बारे में। और ये टोटल पेपर आपका होता है वेटेज 1750 का, जितने आपने मेंस का लिखे हैं इसी से आप क्वालिफाई होते हैं। तब आप क्वालिफाई होते हैं और फिर आप जाते हैं किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। और आपका जो इंटरव्यू होता है वो होता है 275 नंबर का।
ठीक है। कुल जो फाइनल मेरिट निकलती है, फाइनल मेरिट वो बनती है आपकी 2025 में से, कि 2025 में से आपको इंटरव्यू मिला के कितने आपके नंबर बने। प्रीलिम्स आपका नंबर नहीं जुड़ता है, नंबर आते हैं मेंस के। आप मेंस को पेपर आप दोगे, उसके बाद मेंस के बाद तब आपके लिए एलिजिबल हो गए सबके। ऑप्शन 250 के होते हैं, 250 को 250 को दोनों, ठीक है। या मेरे पास कुछ खुशी है, खुशी, अच्छा आपके कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने का तरीका बताइए, ठीक है। जैसे नोट्स समझ नहीं आता कि क्योंकि वो स्वयं नोट्स है, ठीक है। खुशी अर्स में आप ये काम कर सकते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, वो कॉन्टेस्ट में है। और कुछ नोट्स हम आपको जो देंगे, मतलब मैं आपको जो नोट्स आपको दूंगा उसमें, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ोगे उससे कम से कम आप अगर कितना पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, कितना घंटे दे रहे हो एनसीईआरटी में आप? 3 घंटा दे रहे हो। मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि कहाँ से आप पढ़ेंगे। आफ्टर क्लास मैं आपको बता दूंगी कौन कौन चीज आपको पढ़नी है। वो जो आप 3 दिन आप दे रहे हो, मेरे ख्याल से 3 घंटे आप दे रहे हो, और कितना टाइम लगेगा कवर करने में? लगभग 60 दिन। तो आप 90 घंटे दे रहे हो, मतलब आप लगभग 180 घंटे आप दे रहे हो उसमें। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा कि कौन सी टेक्स्ट आप पढ़ोगे, उसमें एनसीईआरटी आपको डायग्राम के साथ आपको मिल जाएगा और वो आपके लिए इजी हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इनका, मैप पर सही पकड़ कैसे बनाएं। मैप पर मैप पकड़ ऐसे बना सकते हैं कि जैसे आप किसी को विजुलाइज करते हैं, आपकी डायरेक्शन सही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पक्का। चलिए अच्छा ये बताइए, जो मध्य प्रदेश है वो यूपी के कहाँ पड़ता है, साउथ में ईस्ट में? बरेली, अच्छा बरेली से बताइए। इसमें आपको अपना जो विजुअलाइजेशन है ना, सोचना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि अभी आपको बाहर निकलना है, तो आप कौन सी डायरेक्शन निकलेंगे, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में? ये विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करनी है, और उसके लिए मैंने केयर ऑफ एटलस रखिए, उनको पढ़िए, प्रैक्टिस, एक मैप का प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं आपको एक इन्फोग्राफिक्स चीज आती है, उसमें मैप देता रहूंगा, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो मैं आपको देता रहूंगा, आपको काम आपके आ जाएगा। और प्रैक्टिस एटलस लीजिएगा, ठीक है। हम तैयारी जीरो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन किन बातों पर ध्यान शुरू करना, देखिए ध्यान रखिए, सबसे पहले चीज है मोमेंटम। सब जानते हैं मोमेंटम, कि भाई शुरू तैयारी की है ना, तो उसको बरकरार रखना, नीचे ही रखना है। देखो जब आप पढ़ाई करेंगे ना, बहुत सारी चीजें भी आएंगी, होली भी आएगी, दिवाली भी आएगी, पड़ोस की शादी भी आएगी, आएगी नहीं आएगी, अपने घर में कोई फंक्शन वो भी आएगा। तो इन सब चीजों में पहले अपने आप को सोचना कि अगर मैं अपनी पढ़ाई में 10 घंटे दे रहा हूँ, या 5 घंटे दे रहा हूँ, 6 घंटे दे रहा हूँ, पहले देखिए एकदम सारे एकदम कोई जान जरूरी नहीं है कि आज ही लगा देंगे सारा दम, उसके बाद फिर दिमाग काम नहीं करना बंद हो गया, होता है ये। जब कहते हैं ना, एक बहुत है कि जो नए नए लोग ज्यादा ज्ञान पा लेते हैं ना, बहुत उछल जाते हैं, ये भी होता है, उनको बहुत उछलने की कोशिश होती है, शेयर करिए। सबसे पहले अगर आपको आता है, अपने धैर्य रखिए, समझिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात यह है कि शुरुआती दौर पे पहले चीजों को समझो, अभी तक आपको सिलेबस क्लियर नहीं था, अभी तक आपको टॉपिक्स क्लियर नहीं थे, ठीक है, अभी तक आपको टॉपिक्स क्लियर, तो कल मैंने आपको टॉपिक्स क्लियर करवाया, आज हम मैंने आपको क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, कैसे चीजें, करंट अफेयर्स की न्यूज क्या फॉलो करना है, वो क्लियर हो गया होगा चीजें। और ऐसी कई सारी चीजें आपको शायद क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट बेसिस पे। तो मेन क्या है कि अभी धीरे पढ़िए, ठीक है, धीरे पढ़िए, समझिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए, इससे क्या होगा, वो चीज आपके लिए क्या होगी, आसान होगी, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सभी के लिए, जितने भी लोग हैं, एकदम मत दबाव मत डालिए और आज ही लगा दें दाम, आराम से पढ़िए, और हाँ फोकस होके पढ़िए, प्लीज फोकस होके, ये नहीं कि मम्मी ने कहा बेटा जाओ जरा देखो चाय चाय बनी नहीं बनी है, उस बारे वो वाले फूफा आए उनके लिए चाय बना दो। ये आपको थोड़ा सा, अगर आप इस पेपर के लिए कर रहे हो ना, कुछ कहना चाह रहे हैं कोई? अभी आप, हाँ जी हाँ जी, देखिए एनसीईआरटी तो हमें हर सब्जेक्ट की पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो लेकिन उसमें क्या होता है, किताब और पैराग्राफ में आपका होता है, आपको पढ़ना है कि कम शब्दों में अच्छी चीज आपको मिल जाए।
मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में कि कैसे आप चीजों को पढ़ सकते हैं जो आपके लिए आसान, कम दिन में आपका काम आपका होता है। और आपको मैं समझ रहा हूँ कि एनसीईआरटी खत्म नहीं होगी, वो एक अध्याय बन जाता है और फिर वो अध्याय खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो उसको लेके तो आप पहले घबराना नहीं है, आपको आराम से, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। अभी तो क्या है कि आप अपने आगे एक कदम आगे बढ़ाया है, आप अब ऐसे खड़े हो, अब ये पैर कितने मजबूत हैं, कितनी हवाएं तूफान आएंगे, ठीक है, तो उसे घबराना नहीं है। कल आप कुछ देख चुके हो कि क्या क्या हमें पढ़नी है, तो वो तूफान थे, आप नहीं हिले हो इसका मतलब आप मजबूत खड़े हो, ठीक है, क्योंकि अब धीरे तूफान की गति बढ़ती जाएगी और आपको मजबूत रहना है अपने उस पे दम पे कि चाहे कुछ भी हो जाए हटना नहीं पीछे। मैं फिर कह रहा हूँ हटना नहीं पीछे आपको, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अगला क्वेश्चन आपका ये था लास्ट में, प्रीवियस ईयर भी करी प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखिए, उससे आपको एक अंदाजा मिलता है, ठीक है। आप जाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे, वहां पे जाइए एनालाइज करिए कि उससे आपको पता चले क्वेश्चन कैसे। जैसे मैं आपको आज ही मैं आपसे कहा कि भाई एक तो मैंने आपसे कहा मल्टी डायमेंशनल टेस्ट पढ़ाया, बहुआयामी सूचकांक पढ़ाया मैंने आगे आपको, तो आपको क्लियर हो कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर हुआ ना? कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो वो आपकी सोच को समझने को परिवर्तन करेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ जी, हाँ नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, 1/3 होती है नेगेटिव मार्किंग। पीसीएस का मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि पीसीएस का थोड़ा सा अलग लेवल होता है और इसका अलग लेवल का आपका होता है, ठीक है। बुक लिखना चाहें तो आप बुक लिख सकते हैं, अगर आपको बुक खरीदना चाहते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस पे होगा, एक दिन से कुछ नहीं होगा। और क्योंकि जब आप मेन से लिखते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है, वो एक दिन में नहीं बनेगी, समझिए ये हाथ सूझ जाने चाहिए तभी होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे सभी लोगों को? ओके, डाउट किसी को? ठीक है, बाकी फिर आपका भी सर आ रहे हैं, स्टीव सर आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे सबके बारे में, ठीक है। बाकी बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।